नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। क्या हिंदुस्तान की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या सरहद पार पाकिस्तानी फौज ने लव जिहादियों की फैक्ट्री खोल रखी है, जहां से दिन रात ऑनलाइन प्रोडक्शन चल रहा है? प्रोडक्शन झूठे प्यार के जाल का, जिसमें फंसकर अंजू जैसी लड़कियां खुद ब खुद पाकिस्तान खिंची चली जा रही हैं। अंजू के बाद राजस्थान में एक और लड़की इस ट्रैप का शिकार बनते बनते रह गई। लड़की नाबालिग है, उसे ऐन वक्त पर बचा लिया गया, लेकिन कितनी लड़कियां इस जाल में अभी भी फंसी हैं, यह किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान की एक लड़की, उम्र 14 साल, चेहरे पर बुर्का, पर्स में पाकिस्तान के लाहौर शहर का एक पता, हाथ में मोबाइल फोन और एक मोबाइल नंबर रटा हुआ लाहौर के असलम का। हिंदुस्तान की लड़कियों को अचानक पाकिस्तान बुलाने का दिमाग किसका है? आपने लव जिहाद सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान से कुछ लोग लव जिहाद से भी कुछ बड़ा कर रहे हैं। चुन चुनकर हिंदुस्तान की नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम को ट्रैक किया जा रहा है। लड़कियों को सोशल साइट्स पर मैसेज किए जा रहे हैं। लड़कियों से उनके फोटो और वीडियो मांगे जा रहे हैं और अपने मैसेज डिलीट करने को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैसेज बचाकर मत रखना। क्या ये काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर हो रहा है, या महज कुछ लव जिहादियों का काम है, या हिंदुस्तान के कुछ सिरफिरे भी इसमें शामिल हैं? 1 साल से चल रही थी। उस दौरान इसने पाकिस्तान आने के लिए और इसने जाने के लिए कहा। हम कोशिश पाकिस्तान की रहेगी, एटमी ताकत नहीं मारे हम, वहाँ की सारी लड़कियाँ यहाँ आ जाएगी, तो हम उसको यानी जंग से मारेंगे। अब बगैर एटमी से मोहब्बत की जंग। यहाँ एक अंजुम आई है, लाइन लगने वाली है। हम एक रिलीजियस कंट्री है, हमारे लिए, हम एज ए मुस्लिम, हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है। शायद उनके साथ वो किया जाए जो एक औरत के साथ एक औरत की रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एक अंजू पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है और एक जाते जाते बची। और कितनी हिंदुस्तानी लड़कियां हैं जिन्हें पाकिस्तान से बुलावा आ रहा है। बुरके में ढकी एक नाबालिग लड़की, जिसके पास ना वीजा ना पासपोर्ट, जेब में सिर्फ 500 रुपए और पाकिस्तान के लाहौर का एक पता। वो निकल पड़ी थी इसी पते पर पहुंचने के लिए। सोचिए कैसी जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग रही होगी कि इस नाबालिग ने पाकिस्तान पहुंचने की धुन में आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचा। एयरपोर्ट पे पहुंची और सीआई से अपने इंटीमेट किया कि साहब एक बच्ची आई जो पाकिस्तान जाना चाह रही है, इसके पास पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची तो पता लगा कि ये श्री माधोपुर के पास की बच्ची रहने वाली है और चोमू में पढ़ती थी। और इसका एक सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई, जो अब उसका नाम असलम बता रही है, और उसकी फ्रेंडशिप पिछले 1 साल से चल रही थी। उस दौरान इसने पाकिस्तान आने के लिए और इसने जाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे आ जाइए और बैठ के प्लेन में आ जाइए। जयपुर एयरपोर्ट का मंजर कुछ यूं था। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर एक लड़की पहुंचती है। गार्ड उसे रोकता है तो वो कहती है उसे पाकिस्तान का टिकट चाहिए। गार्ड पूछता है कि क्या उसके पास वीजा पासपोर्ट है, तो लड़की इनकार कर देती है। उसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जांच करनी पड़ती है। लिहाजा जैसे ही लड़की एयरपोर्ट गई और उसने पाकिस्तान के लिए टिकट मांगा, तो सीआईएसएफ वालों ने तुरंत उसको पकड़ लिया और उसके बाद पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि सरहद पार पाकिस्तान में बैठे असलम एक खतरनाक साजिश रच रहा है और राजस्थान में तमाम लड़कियों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान जा चुकी अंजू और जयपुर एयरपोर्ट पर मिली ये नाबालिग, ये तो सिर्फ चंद केस हैं जो सामने आ गए। असल में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके लिए पाकिस्तान में ब्रेन वॉशिंग की फैक्ट्री लगी है? हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में लगी इस जिहाद फैक्ट्री का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल फोन है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग हिंदुस्तानी लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर इस दोस्ती को प्यार की शक्ल दी जाती है और इसके बाद शुरू होता है असल खेल। अभी एक अंजुम आ गई, दूसरी अंजुम हो सकता है मैं बुला लूं, अनस भाई, एहसन भाई बुला ले। आप लगता है पबजी खेलते हैं? बिल्कुल, लेकिन खेलते हैं पबजी। की शादी हुई नहीं है ना, तो एक ये भी बुला सकता है। अगर बोला ना पहले एटमी ताकत मारते थे तबाह करने के लिए, अब ये पाकिस्तान ने कोशिश करी है वहाँ की, जैसे हमारी सीमा इधर वहाँ बुलाई है ना इंडिया ने, तो हम कोशिश पाकिस्तान की रहेगी, एटमी ताकत नहीं मारे हम, वहाँ की सारी लड़कियाँ यहाँ आ जाएगी, तो हम उसको यानी जंग से मारेंगे। अब
बगैर एडमिशन मोहब्बत की जंग इंडिया के खिलाफ है हमारी। अब तो जैसे अब अंजुम आ गई, अंजू आ गई, वीजा लेकर आई ना, तो इसी तरह 3-4 और आएगी। ठीक है, अब ये भाई लोग बेटे भी मेरे हो सकते हैं, कोई एक आदि ये भी बुला ले। PUBG खेले। मोदी साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी साहब आपको बहुत तकलीफ होगी। अभी यहाँ एक अंजुम आई है, लाइन लगने वाली है। इसी केस को अगर देख लें, वहाँ से भी एक लड़की आई जो कि हिंदू थी, यहाँ आके मुस्लिम हो गई। तो वहाँ पे तो हमने कोई वीडियो नहीं देखी कि भाई वो हिंदू लड़की वहाँ पे गई है पाकिस्तान में, तो इसलिए हम यहाँ के मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ के मुसलमानों की मस्जिदों को नुकसान। इंडिया में तो ऐसी भी यहाँ से हमने वीडियोस देखी। अगर कोई लड़की गई अपनी मस्जिद तो उस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह के बाद अंजू को तोहफे पर तोहफे मिल रहे हैं। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। इन तोहफों के अलावा अंजू को 40 लाख रुपए का फ्लैट भी तोहफे में मिला है। ये फ्लैट एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने दिया है। इस बिजनेसमैन से अंजू या नसरुल्लाह का क्या लेना देना है, ये किसी को नहीं पता। आपका अपना घर है और पाकिस्तान में आपको ये कभी भी फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी कंट्री में चली गई जहाँ पे आपको कोई अपना नहीं है। जितने लोग खड़े हैं ये आपके भाई हैं और हम लोग सारे आपके साथ बाहसीत ब्रदर इंशाल्लाह आपके साथ स्टैंड भी करेंगे और आपको बैकअप। आपका अपना घर है और पाकिस्तान में आपको ये कभी भी फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी कंट्री में चली गई जहाँ पे आपको कोई अपना नहीं है। जितने लोग खड़े हैं ये आपके भाई हैं और हम लोग सारे आपके साथ बाहसीत ब्रदर इंशाल्लाह आपके साथ स्टैंड भी करेंगे और आपको बैकअप। अंजू पर लुटाए जा रहे ये तोहफे, ये दौलत पाकिस्तान के जिहादी खेल की सबसे बड़ी चाल है। जयपुर एयरपोर्ट पर मिली ये नाबालिग जिस पाकिस्तानी लड़के के साथ संपर्क में थी, उसका असल नाम इरफान है। असलम नाम की आईडी से इरफान ही इस नाबालिग से चैट करता था। नाबालिग को पाकिस्तान गई अंजू के वीडियो भी दिखाता था और अंजू की ही तरह नाबालिग का पाकिस्तान में स्वागत करने का दावा करता था। ये उसने क्यों बोला कि भाई पहले तुम बुर्का खरीदो उसके बाद ही आओ वरना पकड़ लेंगे? वो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये आपस में फ्रेंडशिप करते हैं तो वो आप एक दूसरे से करते हैं कि कैसे आ जाएगा, कैसे इसमें पुलिस को भी कन्विंस किया जाएगा, कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को कन्विंस किया जाएगा। तो वो अपने आप को पहले मुस्लिम बताया, नाम ही मुस्लिम बताया, तो उसने पहना हुआ मुस्लिम के हिसाब से उसने बताया। इरफान उर्फ असलम ने नाबालिग लड़की को पाकिस्तान में नाम बदलने की बात भी कही थी। नाबालिग को यह भी कहा था कि पाकिस्तान में उसे बुर्का पहनकर रहना होगा। इन दोनों बातों के लिए लड़की तैयार हो गई थी। करीब साल भर के संपर्क में ही इरफान उर्फ असलम ने हिंदुस्तानी नाबालिग को मजहबी रंग में रंग डाला। हमारे तो यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाता, पासपोर्ट नहीं दिया जाता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो वो इंडिया के अंदर जा ही नहीं सकता बंदा। हम एक रिलीजियस कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उस तरह से हम पाकिस्तान बदनाम है जिस तरह से वैसा है नहीं। देखें पहले भी केसेस आते रहे कि पबजी खेलते कोई बंदा सुसाइड कर गया या कुछ इसी तरह ही मामलात के अंदर आ गए हैं। क्योंकि हमारे लिए हम एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है। तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का पक्का छोड़ के जाए। हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो रिलीजन को फर्स्ट यानी मजहब को अगर पहले रखते हैं। हमने मुसलमान का लेबल मथे पे लगा लिया कि जी हम मुसलमान हैं, ठीक है। हमने हर वो काम करना है जो इलीगल है, जो 2 नंबर है, जो गलत है। क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जब आप इस रिलीजन में रहते करप्शन कर रहे हो, इस रिलीजन में रहते आप हर वो काम कर रहे हो जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। दरअसल सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने और हिंदू लड़के से शादी करने को पाकिस्तान ने इज्जत और मजहब का सवाल बना लिया है। पाकिस्तान से आ रही हर रिएक्शन इसी की गवाही दे रही है। पहली बात तो ये सीमा इधर वहाँ से गई तो हमारे पठान भाई है, उन्होंने अंजुम को बुला लिया। अंजू वो लोग ने स्टार्टिंग करी, पहला गोल वो लोग ने मारा, दूसरा गोल हमने मार दिया। तो ये एक हो गया बराबर। शोएब मलिक है, उसकी भी वाइफ इंडियन है। तो हमारी कोशिश अभी ये आपने स्टार्टिंग करी है, खत्म हम करेंगे। तो अभी एक गोल हमारा ऊपर हो गया। सीमा हैदर के मामले पर काफी अरसे बाद मुंह खोलने वाली पाकिस्तान की सरकार की जुबान भी वही है जो उसके कट्टरपंथियों की है। पाकिस्तान ने सीमा हैदर को अपना नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि ये खातून जो हैं, ये जब भारत गई तो इन्होंने अपना जो आईडी कार्ड दिखाया उसमें जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सन 2002 की लिखी हुई है। कभी ये कहती हैं ये 27 साल की हैं, कभी ये कहती हैं 21 साल की हैं। तो ठीक है जी, वो बात समझ में आती है कि ख़वातीन की एज के मामला आपको पता है कभी भी सेटल नहीं हो पाते।
और इनके बारे में भारतीय मीडिया अब ये कह रहा है कि जी इनके 4 बॉयफ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक झूठ बता दूं कि ये खातून अय्याश ज़रूर होगी, इसकी जो हरकत हैं वो ठीक है, समझ में आती हैं, लेकिन बताइए कि ठीक है, माना एक खातून से गलती हुई, माना कि एक खातून का कैरेक्टर ठीक नहीं निकला और उसने अपना मज़हब बदल के खुद वो मुर्तद हो गई है, लेकिन उसकी आड़ में यूट्यूबर्स जो झूठे वीडियोस बना के उसके रिश्तेदारों को बना के प्लांटेड और फेक वीडियोस में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान की इस खींच से ये संदेह और पुख्ता हो रहा है कि हिंदुस्तानी लड़कियों को लव के नाम पर टारगेट करने के लिए उसने जिहादियों की फौज बिठा रखी है, जो कभी अंजू तो कभी राजस्थान की नाबालिग और न जाने कितनी लड़कियों के मोबाइल फोन में घुस चुकी है। अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी ना, इसी तरह सीमा हैदर भी आए, उसको भी चाय पिलाएंगे। ठीक है, आपने बोला अभिनंदन को चाय पिलाई थी, लेकिन वो तो पहले नंबर पे इंडियन थे और दूसरे नंबर पे उनका केस बिल्कुल अलग है, सीमा हैदर का केस। और मतलब जब उनसे इतनी प्यार मोहब्बत से इंडियन हमारे मुल्क में घुस गया, उनसे इतनी शफकत से पेश आ रहे हैं। अच्छा, तो सीमा हैदर तो ज्यादा हमारी अपनी है, उनसे तो और ज्यादा मोहब्बत से शफकत से पेश ठीक है, बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनॉरिटीज के लिए जितना हकूक रखे हुए हैं पाकिस्तान में, वो और जगहों पे शायद आपको इतने नजर नहीं आए। जैसे आप इंडिया में देख लें, इतने वहाँ पे मिनॉरिटीज का ख्याल नहीं करते जितना यहाँ पे किया जाता है। कोई भी मजहब का हो, कोई भी फिरका हो, यहाँ सबके हकूक बराबर हैं। आपने बोला इंडिया में उस तरीके से मिनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन सच ये सीमा वाला केस इंडिया के हवाले से भी अगर बात करें, अंजू नाम की हिंदू लड़की पाकिस्तान में आई, अभी जो खबरें आ रही हैं वो आप तो जगह जगह सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे बुरे लोग तो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। ठीक है ना, जो अच्छे लोग हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बुरे लोग हैं वो फिर को बुरा ही बोलेंगे और इस तरह स्ट्रेट भी देंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक सूत्री कार्यक्रम है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत को छोटे छोटे 1000 जख्म देकर खून बहाना। अपने इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फौज और ISI कुछ भी करने को तैयार रहती है। लव जिहाद वाली ये फैक्ट्री भी इसी मिशन का एक हिस्सा हो सकती है। राजस्थान की नाबालिग को इतना ब्रेन वॉश किया गया था कि वो खुद को पाकिस्तानी बता रही थी। जयपुर एयरपोर्ट पर उसने कहा कि वो 3 साल पहले पाकिस्तान से आई थी। ये झूठ भी उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त इरफान उर्फ असलम के कहने पर बोला। उसको अपने आप को पाकिस्तान की होना बता रही है, तो उसने बताया कि मैं हूँ और मेरी बुआ के साथ यहाँ इंडिया आई थी और आज मेरी बुआ से मेरा झगड़ा हो गया, वापस मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। स्थानीय लोगों से संपर्क उसके बारे में पता किया तो इस नाम की कोई लड़की या इस नाम की कोई बुआ उस गाँव में आसपास होना नहीं पाएगी। पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर काम करने वाले ये लव जिहादी हिंदुस्तान में ज्यादातर कमजोर आर्थिक स्थिति की लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, ताकि तोहफों, मकान और अच्छी जिंदगी के लालच में लड़कियों को पाकिस्तान आने के लिए आसानी से फुसलाया जा सके। अंजू जो कि एक भारतीय विमेन है और वो वोगा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ चुकी हैं, सीमाएं पार करती हुई भारत जा गई, लेकिन 1 महीने के अंदर ये दूसरा केस है जी अंजू का, जो कि घर पे झूठ बोलकर और पाकिस्तान आ गई हैं और फेसबुक पे दोस्ती हुई है कुछ माह पहले और जी मिलने आ गई हैं। लेकिन इसका ये कहना है, जब ये खबर अंजू की पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तानी मीडिया की भी डिबेट हुई। उन्होंने कहा हो सकता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो कि भाई सीमा को बड़ा लाइमलाइट मिला है तो क्या पता अंजू को भी मिल जाए। लोग आजकल सोशल मीडिया को लेके बड़े क्रेजी हुए हैं, तो एकदम से बस अपना फेम कमाना चाहते हैं। अंजू का मामला पाकिस्तान में लव जिहाद की फैक्ट्री के शक को और भी पुख्ता बना रहा है। अंजू ने पाकिस्तान जाने के बावजूद कहा था कि वो धर्म नहीं बदलेगी और नसरुल्लाह से शादी भी नहीं करेगी, लेकिन उसने धर्म भी बदला और शादी भी कर ली। चाहे वो रोहिंग्यास हो, चाहे वो ये पाकिस्तान से भाग आई लड़कियां हो जो अब भाभी बनकर बैठ रही है, चाहे वो अफगानिस्तान से भाग आई लड़कियां हो जो यहाँ पे तालिबान का रोना रो रही है। अच्छा, तालिबान के खिलाफ बोल दिया तो क्या हम पे मेहरबानी की? हिंदू बन गई सीमा हैदर तो क्या हम पे मेहरबानी की? हम क्यों उनको एक्सेप्ट करें? शायद मैंने आपके शो पे आरजू पहले भी ये बात कही थी कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, कश्मीर में बॉर्डर्स पे जो मिलिटेंट्स जो सरेंडर होके जो एक्चुअली बॉर्डर पार गए थे, उन्होंने सोचा कि हम जिहाद करेंगे। फिर उनको लगा कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, इंडिया हमारा मुल्क है, वतन खिलाफी हम नहीं करेंगे, फिर वो सरेंडर कर देते हैं आके, ठीक है ना। लेकिन वहां से जो बहुएं लेकर आए शादी करके, आज तक कश्मीरियों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो 30 साल से बहुएं बनकर बैठी है, लेकिन उनको नहीं एक्सेप्ट किया कश्मीरियों ने।
हालांकि जयपुर एयरपोर्ट से मिली लड़की के मामले में पुलिस एक संभावना और जता रही है, वो ये कि पाकिस्तान में परिवार होने की तरह उसके पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड वाली कहानी भी झूठी हो और ये सारा किस्सा उसने लोकप्रियता पाने के लिए रचा हो। पूरी तफ्तीश और साइबर जांच के बाद ही इस सच का खुलासा हो पाएगा। यूपी में अवैध घुसपैठ करने वाले विदेशी मुसलमानों की अब खैर नहीं है। योगी का प्लान रेडी है और उस पर एटीएस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। विदेशी मुसलमानों में खलबली मची है। पुलिस का डंडा देखकर विदेशी मुसलमान भागे भागे फिर रहे हैं। यूपी एटीएस ने ऐसे 3000 विदेशी मुसलमानों की पहचान की है जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये कैसे और किस कॉरिडोर से भारत में घुसे और फिर कहां क्या अपराध किया, इसकी पूरी रिपोर्ट योगी के पास है। न सिर्फ इन विदेशी मुसलमानों पर बल्कि उन्हें पनाह देने वालों पर भी बाबा का बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। योगी का एक्शन और पूरा प्लान इस रिपोर्ट में देखिए। क्या हिंदुस्तान में रोहिंग्या का कॉरिडोर बन गया है? म्यांमार टू मथुरा वाया मालदा क्या है रोहिंग्या कॉरिडोर? क्या देश पर दहशत का यह नया डेंजर कॉरिडोर है? इस कॉरिडोर के रास्ते में बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली सब पड़ते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर को ममता, नीतीश और केजरीवाल कोई बंद नहीं कर पा रहा है। लेकिन योगी क्यों इसे बंद करने में सफल हो रहे हैं, इसकी वजह जान लीजिए। यूपी में रोहिंग्या के खिलाफ धड़ाधड़ छापेमारी हो रही है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, सहारनपुर में ताबड़तोड़ छापे डाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी इलाके की हैं, जहां हाजी अनीस अहमद के मकान पर कई साल से रोहिंग्या किराएदार थे। एटीएस ने जब इस मकान पर छापा मारा तो वहां रहने वाले रोहिंग्या भागने लगे। एटीएस के साथ गाजियाबाद थाने की पुलिस भी थी, उन्हें दौड़कर दबोच लिया गया। यहां से पकड़े गए रोहिंग्याओं में मोहम्मद जहांगीर, अब्दुल शकूर, शमसुल आलम और नूर फातिमा को जेल भेज दिया गया है। मकान मालिक हाजी अनीस भी फरार है। उस पर बिना किसी वेरिफिकेशन के रोहिंग्याओं को किराए पर घर देने का आरोप है। जो सामने आप मकान देख रहे हैं, ये मकान हाजी अनीस अहमद का ये मकान है। काफी पुराना मकान है और यहाँ पर बताया जा रहा है काफी समय से ये चारों लोग जो हैं, मोहम्मद जागीर, अब्दुल शकूर, शमसुल आलम और नूर फातिमा, इस मकान के अंदर रह रहे थे। जब इनसे यूपी एटीएस और पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ में इन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि इनके पास बर्मा का पहचान पत्र है। इसी तरीके से न केवल गाजियाबाद, हापुड़ के अलावा अलीगढ़, मथुरा, कई जगह पर यूपी एटीएस ने छापेमारी करके 73 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग सालों में सीमा पार करके गलत तरीके से भारत के अंदर रह रहे थे। फिलहाल जो ये चारों लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनका ये मकान है हाजी अनीस, वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के, बिना डॉक्यूमेंट्स के इन रोहिंग्याओं को मकान किराए पर दिया हुआ था। हापुड़ और अलीगढ़ में भी रोहिंग्या के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हापुड़ में एटीएस ने धौलाना क्षेत्र के शेखपुर खिचड़ा गांव में छापेमारी की, जहां 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 12 रोहिंग्या और 4 अवैध बांग्लादेशी हैं। यहाँ भी जावेद नाम के एक मुस्लिम ने इन्हें किराए में घर दिया था। अलीगढ़ के मखदूम नगर में एटीएस ने छापा मारकर 17 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया और मथुरा से 31 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में 3000 से ज्यादा रोहिंग्या बस चुके हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में बसे हैं, जहां इनकी संख्या करीब 2100 के आसपास है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें तमाम रोहिंग्याओं ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवा लिए हैं। कई शहरों में इनकी अवैध बस्तियां बस चुकी हैं, जहां ये बिजली, पानी और सरकारी राशन भी धड़ल्ले से ले रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार इनके खिलाफ बेहद सख्त हो चुकी है। इन्हें गिरफ्तार कर वापस भेजा जाएगा। रोहिंग्या या बांग्लादेश से आने वाले अन्य रेफ्यूजीज जो पीड़ित लोग हैं, इनके लिए सरकार ने रेफ्यूजी के रूप में यानी शरणार्थी के रूप में सारी व्यवस्था कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इसका सपोर्ट मिलता है, उनके पहचान पत्र बनते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनते हैं।
जो लोग इस माध्यम से आए हैं और उनको सरकार पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन जो लोग इस माध्यम से नहीं आए हैं, जो अपने आप को रेफ्यूजी डिक्लेयर नहीं करते हैं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही हैं तो आपको सही से डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन आप लुक छुप के अगर रह रहे हैं तो फिर ये कोई ना कोई मन में खोट दिखाता है और वो व्यक्ति स्वयं भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। एक नेटवर्क बनाने का प्रयास भी हो सकता है और बहुत ही बेसिक रूप में जाएं तो हमारे देश के कानून का उल्लंघन है और उसके तहत कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। अब सवाल उठता है कि रोहिंग्या कौन है और कैसे म्यांमार से मथुरा तक पहुंच गए। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के मूल बाशिंदे हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले रोहिंग्याओं ने जब म्यांमार के बौद्ध मतावलंबियों पर हमले शुरू किए तो 2017 में वहां के सैन्य अधिकारियों ने इनकी नागरिकता छीन ली। उसके बाद रोहिंग्याओं ने म्यांमार से भागना शुरू किया। भारत में एंट्री के लिए रोहिंग्या म्यांमार से पहले बांग्लादेश आते हैं, फिर वहां कुछ दिन रुकते और हिंदी बोलने की प्रैक्टिस करने के बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री लेते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा रोहिंग्या मालदा बॉर्डर से एंट्री लेते हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और मुस्लिम बाहुल्य होने के चलते वहां रोहिंग्याओं को छुपने में आसानी होती है। 10 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं। तब से आप लोग वहाँ से कैसे आए थे? वहाँ से सर हम तो एक साथ में बहुत सारे लोग आ गए, जैसे मार्केट हो रहे थे, कई लोग इधर उधर भाग गए, तो हमारे साथ और भी बड़े बड़े लोग थे, वो हमें सीधा यहाँ ले आया, अलीगढ़ में छोड़ दिया। तो किस तरीके से कोई आप बॉर्डर पे आपकी चेकिंग नहीं हुई? किस तरीके से आए थे वहाँ से? चेकिंग नहीं हुई, कहीं जगह से थोड़ा पैदल चले और कहीं जगह से गाड़ी में बैठे, ऐसा करके हमें यहाँ ले आए। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को कैसे रोहिंग्या इतनी आसानी से पार कर लेते हैं। रोहिंग्या हिंदुस्तान में आने के लिए एजेंट का सहारा लेते हैं। एजेंट बांग्लादेशी या फिर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हो सकता है। आमतौर पर बॉर्डर पार कराने में एक रोहिंग्या से एजेंट 4000 से 5000 रुपए लेता है। उसके बाद वो इन्हें बॉर्डर क्रॉस कराकर वापस बांग्लादेश लौट जाता है। भारत में इनका एजेंट इन्हें दिल्ली और यूपी तक छोड़ जाता है। अलीगढ़ में गिरफ्तार रोहिंग्याओं ने इस बात की तस्दीक की है। यहाँ पे पहले तो 300 लोग था, 300 फैमिली था, अब 22 फैमिली हो गया। यहाँ पे पूछताछ कर रहा था आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड की जिसका पास है वो लोग तो चले गया पैसे लेके, जो पैसे वाले हैं वो लोग तो चले गए जान बचाने के लिए। हमारा पास पैसा वगैरह नहीं है। और आपके पास किसी के पास आधार कार्ड नहीं है? नहीं, किसी का पास नहीं है आधार कार्ड। कैसे थे आप यहाँ तक, कैसे आए? यहाँ पे चुप के से आए, यहाँ दुब के आए इधर। तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी ने आपको रोका होगा? नहीं, रात में से चुपके से निकल के आया, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ा। और दलाल वाला लेके आया था। मैं तो छोटा था उस टाइम, मैं 55 में आ गया था, 7 साल था मैं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मुझे मम्मी ऐसे लेके आया। तो 15 साल भी हो रहा, किसी को 11 साल हो रहा, किसी को 10 साल हो रहा, किसी को 8 साल हो रहा है। तो आए किस तरीके से थे? आए थे वो बॉर्डर क्रॉस करके आया था। चोरी से बॉर्डर? हाँ, वो भी बॉर्डर क्रॉस पकड़ता है। आर्मी ने कभी रोका नहीं आपको? ना, रोका ना है। कितने साल हो गए आया था सर? अब मेरा तो 10 साल से ज्यादा हो रहा है। अब कितने लोग पकड़े हैं पुलिस ने? अभी तो 22 फैमिली से ज्यादा पकड़ा है। हाँ, कितने लोग होंगे? मान लो एक घर में 5 बंदा भी है, 6 भी है, 2 बंदा भी है, 3 बंदा भी है। अब सवाल उठता है कि रोहिंग्याओं को भारत में कौन पनाह दे रहा है। रोहिंग्याओं को स्लॉटर हाउस में आसानी से मजदूरी मिल जाती है। एटीएस को मिले इनपुट के मुताबिक पश्चिमी यूपी के ज्यादातर स्लॉटर हाउस में रोहिंग्या ही काम करते हैं। वहां बदबू की वजह से कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता। इसके अलावा कबाड़ के काम और साफ सफाई में इन्हें लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक जगह पर 40-50 रोहिंग्या इकट्ठा हो जाते हैं तो ये अवैध बस्ती बसा लेते हैं और बांग्लादेशियों के साथ मिलकर चोरी, लूटपाट, हत्या, डकैती जैसे अपराधों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब इनके बारे में बेहद खतरनाक बात पता चली है। भारत में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रोहिंग्याओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएफआई रोहिंग्याओं को कर्नाटक में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर बसा रहा है, उनका आधार कार्ड बनवाने में मदद कर रहा है, जबकि आईएसआई उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर झोंक रहा है। उन्हें पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। कि हमारे देश में बहुत से जयचंद हैं जो पल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं,
जो इनको आधार कार्ड बनवा देते हैं, इनके हर तरह की आइडेंटिटी इनको दिलवा देते हैं, जिससे कि इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकें और जब आवश्यकता पड़े तो इनसे गलत कार्य कराए जा सकें। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई मैं समझता हूँ होनी चाहिए, जो कि वोट बैंक के ऊपर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका इस देश में वो यहाँ ना तो यहाँ पैदा हुए हैं, ना उनका यहाँ से कोई लगाव है। इसलिए किसी भी विध्वंसक कार्रवाई में गतिविधि में आसानी से सम्मिलित हो सकते हैं। ये बहुत डेंजरस फिनोमेना है हमारे कंट्री के लिए और इस पे जितनी सख्ती की जाए उतनी कम है। आरोप है कि जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों में रोहिंग्याओं की मिली भगत रही है। जम्मू में रोहिंग्याओं के जो कैंप हैं, उनमें आतंकवादियों को पनाह देने का भी आरोप है। रोहिंग्या जो लोग हैं बर्मा से आए हैं और इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जम्मू के अंदर यहाँ कॉलोनियां बना के बैठे हैं। आईएसआई और आतंकी संगठन इन लोगों की गरीबी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर इनको पैसे देकर इनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। कुछ महीने पहले जम्मू के सुंजवा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जो आतंकवादी यहाँ रैकी करने के लिए आए थे वो रोहिंग्या कैंपों के अंदर रहे थे। जम्मू कश्मीर असेंबली में मुद्दा गूंजा था, हवाला के जरिए पैसा यहाँ भेजा जा रहा है कि रोहिंग्या जो नौजवान हैं उनको आतंकवाद में शामिल करो, उनको आतंकवादियों की जैसे ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ नशे की स्मगलिंग हो, जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनके नशे के धंधे में इन लोगों को लगाया जा रहा है। जितना भी गैर कानूनी काम है, असामाजिक काम है, उनके अंदर इन लोगों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। बाबा ने यूपी में तो रोहिंग्याओं का दाना पानी बंद करने का मिशन शुरू कर दिया है। असम में भी हिमंत बिस्वा शर्मा ने रोहिंग्याओं का कॉरिडोर पूरी तरह सील कर दिया है। लेकिन दीदी कब मालदा का एंट्री पॉइंट बंद करेंगी? অসমত আমাৰ বাংলাদেশী infiltration was almost zero in last several years. Now Assam is being used as a corridor. অসমত নাহে but Rohingya সকল mainland Delhi যোৱাৰ কাৰণে, কাশ্মীৰত যোৱাৰ কাৰণে অসমক এটা corridor হিচাপে ইউজ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে. So all our investigation has revealed that Tripura কিছুমান ব্রোকারে they facilitate this inflation. मोदी को संसद में घेरने के लिए इंडिया अलायंस के 21 सांसद ग्राउंड वर्क करने इम्फाल पहुंच चुके हैं। इंडिया का प्लान ये साबित करना है कि मणिपुर में आग मोदी की वजह से फैली। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट को आंसू दिए और विपक्ष उनके आंसू पोंछने के लिए यहां पर आया है। लोकसभा में जब मोदी बोलेंगे तो इंडिया अलायंस स्ट्रैटेजी के तहत एक पूरी की पूरी टीम तैयार कर रही है, जो उस दिन संसद में मोदी के सामने खड़ी होगी। प्रधानमंत्री इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? विरोधियों को ग्राउंड पर ऐसा क्या मिला है जो मोदी को मुश्किल में डाल सकता है? मणिपुर के वायरल वीडियो के बाद इंडिया अलायंस कौन सा प्रसारण करने वाला है? सारी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। 26 पार्टियों के 21 सांसद आज मणिपुर पहुंचे। मणिपुर पहुंचने पर इन नेताओं ने क्या देखा? क्या मणिपुर के हालात इतने खराब थे जितना ये दिल्ली में चीख चीख कर रहे थे? इम्फाल पहुंचने पर इन 21 सांसदों ने क्या देखा? 10 और 11 सांसदों की 2 अलग अलग टीमों ने इम्फाल के अलग अलग जगहों का दौरा किया। एक टीम ने राहत शिविरों का दौरा किया। एक टीम चुरा चांदपुर के उस इलाके में पहुंची जहां से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। ये दल कल भी मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में जमीनी स्थिति का मुआयना करेगा। आज विपक्षी सांसदों के दल को इम्फाल में क्या दिखा? क्या हालात वाकई इतने खराब थे जैसा कि ये नेता दिल्ली में कर रहे थे? क्या बताऊं भाई साहब, इन लोगों के सूरत तो देखिए, चेहरा देखिए, इनको क्या हताशा, क्या मायूसी आप खुद पता कर सकते। कोई नहीं है इन लोग के साथ, ना खाना ना सोने का जगह। देखो यहाँ बच्चे जन्म देते हैं, हमारे माँ बहने, कोई प्राइवेसी नहीं है। देखो क्या हो रहा है यार, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सरकार, ना कोई नेता, ना कोई सत्तारूढ़ पार्टी, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, कोई नहीं है। सिर्फ भाषण देने में बिजी है ये लोग। सर, हथियारों जो लूटे गए उसके बारे में जिक्र करेंगे? हथियार एक दो नहीं, हजारों की तादाद में हथियार लूटे गए। लेकिन ये हथियार को बरामद करना जिनके फर्ज होते हैं वो कहा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज तक कोई ठोस कदम उठाए बताइए आप। खेती बाड़ी करना चाहते हैं,
अपना शांति बहाली चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं उन लोग को। उन लोग कैसे बचेंगे इसके लिए परेशान है। यानी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ शांति, ना कोई खेती, ना कोई भविष्य, कुछ नहीं है यहाँ। लोगों के अंदर मायूसी और हताशा छाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा करते लेकिन उनको भी प्राइवेसी नहीं है। ये कौन सा जहान्नाम में हम आ गया, ये देखने में मैं खुद हैरान होते जा रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा है। और क्या पता है बच्चे हमारे घर की बच्चे लोग कितना परेशान है। हमारे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, इतना खूबसूरत है ये। आज इस खूबसूरत बगीचे में आज भाजपा के राजनीति के कारण एक आग लग गया है। उस आग को हम कैसे कम कर सके, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। मणिपुर भी उसी धरती का अंग है जिस धरती का अंग बिहार है। ये सभी इस देश के अंग हैं और मणिपुर में महीनों से हिंसा का वातावरण है और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है। कोई संवेदना नहीं है। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो देश के अन्य भागों में घूम रहे थे। तो ये उनका जो इसके प्रति संवेदनशीलता उसको दर्शाता है। गवर्नेंस का तरीका है, शासन का ये तरीका है कि महीनों बाद जब कोई वीडियो वायरल हो तो सीबीआई एक्शन में आ जा रही है। ये सब तो इनके पालतू तोते हैं। नहीं चर्चा होगी तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस पर मणिपुर की भी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना पड़ेगा अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होगी। मणिपुर आकर भी कांग्रेस के नेता वही पुराना राग दोहरा रहे हैं जो कि वो दिल्ली में बोलते रहे हैं। मणिपुर पहुंचकर आरएलडी और आरजेडी ने भी रटा रटाया राग ही छेड़ा। जब डायलॉग होगा, चर्चा होगी, सुनवाई होगी तो बहुत सी चीजें होती हैं, भड़ास होती है, वो निकल जाती है। एक प्रेशर वॉल्व की तरह पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। एक बाय पार्टीजान एफर्ट है हम लोगों का, पार्टी के उस ढांचे से ऊपर उठ के। और ये भी सही है कि सभी इंडिया पार्टी साथ मिलके एक प्रयास कर रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि सकारात्मक दिशा में ये बात जाएगी। बाहर आनी चाहिए, वो अपनी बात बताना चाहेंगे, कैसे कैसे क्या क्या उनकी बीती है और जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, हम उनकी गवाही लेने आए हैं। एक तरह से हमने सिर्फ इनसे कहा, थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक होगा। हम लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं एक हालात बेहतर हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अलावा मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है। कितनी कामयाब होगी मैं नहीं जानता। दोष किसका, फोटो लेने वाले का या कृत्य करने वाले का, कुकृत्य करने वाले का? इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नजरिया वो होना चाहिए, क्योंकि जेनोसाइडल इंटेंट मैं देख रहा हूँ। नरसंहार वाली परिस्थिति भगवान न करे कहीं हो, अगर होगी तो वहां भी जाएंगे। लेकिन अभी इस तरह के बयान पे मैं कहना चाहूंगा, गेट वेल सून। आप लोग बीमार हो रहे हैं। हमने जो देख के आया, मणिपुर की हालत बहुत खराब है। 3 महीना तक नेटवर्क बंद, कर्फ्यू चल रहा है, रोड्स ब्लॉकेड और बहुत सारे करीबन 1000 भी हो सकता इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।